अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग कराची से मिशिगन। तो कराची से मिशिगन की एक नई एपिसोड के साथ एक बार फिर मैं हाजिर। डेट, तो आज मैं इसी पे बात करूंगी कि प्रायोरिटी डेट बेसिकली होती क्या है, किन वीज़ास पे अप्लाई होती है और इसको चेक किस तरह किया जाता है और ये कितनी ज़रूरी है आपको ये अपडेट देने के लिए कि आपके वीज़ा में अब कितना टाइम रह गया है। तो लेट्स स्टार्ट। प्रायोरिटी डेट बेसिकली वो डेट होती है जिस दिन आपकी ग्रीन कार्ड की जो एप्लीकेशन है वो फॉर्मली फाइल हो गई USCIS के साथ, और USCIS जो है वो बाकायदा नोटिस ऑफ एक्शन I-797 फॉर्म आपको भेजता है, जिसके ज़रिए पता चलता है कि जी हमारे पास आपकी एप्लीकेशन आ गई है, रिसीव हो गई है, और उस नोटिस ऑफ एक्शन पे लिखी होती है आपकी प्रायोरिटी डेट, जो कि रिप्रेजेंट करती है ग्रीन कार्ड की जो लाइन होती है कि किसको पहले मिलेगा, किसको बाद में उसके मिलेगा, आपने किस नंबर पे फाइल किया है, उसमें उस लाइन में आपकी जगह बन जाती है, उस लाइन में आपकी जगह का तयन जो है वो ये प्रायोरिटी डेट करती है। अच्छा, इसको एक और तरह से समझे तो वो ये होता है कि ग्रीन कार्ड के लिए जो एप्लीकेशंस होती हैं लोग फाइल करते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं एक पिटिशनर हूँ और मैं किस किस के लिए फ़ाइल कर सकती हूँ ग्रीन कार्ड जो है, मैं अपने इमीडिएट रिलेटिव्स यानी अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए जो कि 25 ईयर्स से कम उम्र के हैं, और अपने स्पाउस के लिए ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकती हूँ। मैं अपने बहन भाइयों के लिए भी कर सकती हूँ, लेकिन बहन भाई उन इमीडिएट रिलेटिव्स में नहीं आते हैं। उससे पहले जो 3 हैं, माँ बाप, चिल्ड्रन अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज और जो स्पाउस होता है आपका, उनके लिए अनलिमिटेड नंबर ऑफ वीज़ास हर साल यूएस गवर्नमेंट जो है वो इशू करती है। लेकिन जब आ जाती है आपकी बहन भाइयों की कैटेगरी, इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि H-1B वीज़ा होता है, एम्प्लॉयर वीज़ा जो होता है, इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। लेकिन स्पेसिफिकली आपकी सिबलिंग्स की कैटेगरी फॉर एग्जांपल हो गई, एम्प्लॉयर वीज़ा की कैटेगरी हो गई, वहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ वीज़ास जो है वो हर साल इशू किए जाते हैं, और इस वजह से आपके पास एक प्रायोरिटी डेट होती है, और इसकी वजह से एक लाइन में वर्क हो रहा होता है कि किसके एप्लीकेशन पहले आई है, उसके बाद किसकी आई है, इस साल कितने वीज़ाज इशू किए जाएं। इस सिलसिले को कि ये किस तरह से प्रोसेस हो रहा है, इस सिलसिले को कि कितने साल का अरसा इस चीज़ में लग जाता है। जो स्पाउस का वीज़ा होता है उसमें तो 2.5 से 3 साल आजकल लग रहे हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं कि हमारे बहन भाइयों ने हमें स्पॉन्सर किया हुआ है और हमारा वीज़ा नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह यही होती है कि क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो उन लोगों के लिए इशू किए जाते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ़ वीज़ाज इशू किए जाते हैं हर साल, तो इस वजह से उनका टाइम बहुत ज़्यादा होता है, 15 साल 20 साल ये टाइम भी लग सकता है। तो US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है वो हर महीने वीज़ा बुलेटिन इशू करता है, और वीज़ा बुलेटिन जो होता है उसको आप चेक करते हैं, उसमें लिखा हुआ आ रहा होता है कि प्रायोरिटी डेट जो है वो आपकी करंट हो गई है या नहीं हुई। तो अगर आपको जो है वो अपने वीज़ा बुलेटिन पे अपनी कैटेगरी के अंडर लेटर C नज़र आए, इसका मतलब है कि ग्रीन कार्ड अवेलेबल है आपकी कैटेगरी के लिए और आपकी पर्टिकुलर जो केस है उसके लिए, और इसका मतलब है कि अब आपको इसके लिए जो फर्दर स्टेप्स लेने होते हैं वो आप उनको ले सकते हैं। सो अभी लेटर C का मतलब अंडर योर प्रायोरिटी डेट ये है कि आपकी प्रायोरिटी डेट करंट हो चुकी है, और इसलिए जो है वो आप अब रेडी टू अप्लाई हैं फॉर्मली फ्यूचर स्टेप्स लेने के लिए ग्रीन कार्ड की। अच्छा, ये भी हम जैसे बात कर रहे हैं, मैं भी आपसे बात कर रही हूँ इस टॉपिक पे, तो एक जनरल वे में हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, जो इमीडिएट रिलेटिव्स की कैटेगरीज होती हैं, आपका F1 हो गया, F2 हो गया, फिर आपका जो दूसरे वीज़ाज होते हैं, इस तरह एम्प्लॉयमेंट के होते हैं, इस तरह जो सिबलिंग्स का होता है F4 होता है, तो हर उसका जो आगे की प्रोसेसिंग होती है वो डिफरेंट होती है। किसी में आपको जब प्रायोरिटी डेट करंट हो जाती है उसके बाद काउंसलर प्रोसेसिंग करनी होती है, आपका फर्दर प्रोसेस होता है और सारी चीज़ें होती हैं। कुछ में इमीडिएट रिलेटिव का ऐसा होता है कि आपको डायरेक्टली वीज़ा अवेलेबल कर दिया जाता है और आपको वो मिल जाता है। तो आपको इन जनरल तो मैं आपको ये बता रही हूँ, लेकिन आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा वीज़ा है और उसकी आगे प्रायोरिटी डेट करंट होने के बाद फर्दर क्या स्टेप्स होंगे, क्या प्रोसेसिंग होगी, तो उसका भी ज़रूर ख्याल रखें। इसमें ये फ़िक्र की या परेशानी की बात नहीं है कि आप ये सोचें कि हमने अगर चेक नहीं किया या कुछ है तो मसला होगा, हमें कैसे पता चलेगा।
आपसे फ़ौरी तौर पे जो एनवीसी होगा वो कांटेक्ट करेगा और आपको बाकायदा तौर पे फॉर्मल कम्युनिकेशन होगी, जिससे आपको बताया जाएगा कि आप जो है वो अब ग्रीन कार्ड वीज़ा जो है उसके लिए क्लेम कर सकते हैं और आपकी प्रायोरिटी डेट करंट हो चुकी है। तो अपनी ईमेल या जो भी कांटेक्ट आपने दिया है उस पर आपके साथ फ़ौरी तौर पे कॉरेस्पॉन्डेंस हो। तो बस यही इन्फॉर्मेशन थी प्रायोरिटी डेट के हवाले से। इसमें जो है वो आपकी कौन सी कंट्री है, एवरी कंट्री जो है उसको कितने वीज़ाज़ पर ईयर जो है वो दिए जाते हैं, आपकी सर्टेन कैटेगरी में क्या कैटेगरी है, ये सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। इसीलिए अक्सर मुझसे भी कमेंट सेक्शन में लोग पूछते हैं F4 वीज़ा के हवाले से बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आजकल तो स्पाउस वीज़ा के लिए भी इतना ज़्यादा बैकलॉग है। बहुत सारी कंडीशंस में मैं देख रही हूँ कि कुछ एम्बेसीज जो है वो सिर्फ एक्सपेडाइट के केसेस जल्दी जल्दी कर रही हैं और जो एक्चुअल DQ हुए हैं उनके वीज़ाज़ थोड़े डिले किए जा रहे हैं, उनको वो नहीं पहले प्रेफर कर रही, पहले एक्सपेडाइट को कर रही हैं, वो छोड़े हुए हैं मंथ्स जो उनसे पहले के भी आ रहे हैं। तो इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं इवन फॉर इमीडिएट रिलेटिव, जैसे कि आपके स्पाउस हो गया, बहन भाई स्पाउस हो गया, बच्चे हो गए, माँ बाप हो गए। तो जब और डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं उनमें और ज़्यादा टाइम लग रहा है और उसके लिए आपको बस अप टू डेट रहना है, चेक करते रहना है और यही उम्मीद करनी है कि ये चीज़ें जल्दी हो, बैकलॉग जल्दी हो। एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा होती हैं और बैकलॉग का रीज़न एक बहुत बड़ी वजह बन गई है जो इन सब चीज़ों को डिले करा रहा है। तो आई रियली होप यू लाइक द वीडियो। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और किसी भी और टॉपिक पे जिस पर चाहते हो आपकी मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।